डायबिटिक किडनी डिजीज और डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये तीनों माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन तीनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, तो अगर किडनी की इन्वॉल्व हुई है तो आई की भी इन्वॉल्व होगी। इस वक्त आई का कोई डॉक्टर आई डोंट नहीं है क्या। हमारी इंटरेक्शन जो नेफ्रोलॉजिस्ट की होती है ना, जिन दो स्पेशलिस्ट ज़्यादा होती है, एक वो आई वाले से होती है और एक हार्ट वाले से होती है। हार्ट वाले हमारे पास भेज रहे होते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़िया क्या करें, हम आई वाले के पास भेज रहे होते हैं। आई वाले के पास जाता है, वो कहते हैं तुम्हें तो डायबिटीज़ है, वो कहता है मुझे डॉक्टर साहब डायबिटीज़ नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी आंखों में डायबिटीज़ नज़र आ रही है तो जाओ तुम उसके पास। तो हम दोनों हम बड़े इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो नॉर्मल फंडल एग्जामिनेशन जो उसने कहा है हमें, strongly suggests an alternate diagnosis. The third C is the most likely diagnosis is diabetic nephropathy, and the fourth is increase in BP in majority of the patient with diabetic nephropathy is only seen after decline in kidney function. तो ये हम दोबारा सवाल पे जा रहे हैं। ये सवाल में इसने बताया है कि एल्डरली है, टाइप 1 है, 1 साल से डायबिटीज़ हुई थी, 6 महीने के बाद उसको प्रोटीन यूरिया हो गया। अगर 6 महीने के बाद हो गया, इसका मतलब है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, एल्बुमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया कुछ हो गया उसको। बीपी उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, आई नॉर्मल है। तो अब जो हमारी स्टैंडर्ड टीचिंग है, जो मैंने आपको पहले बताई, आई, एल्बुमिन यूरिया वो है, तो इसका सवाल ये था कि क्योंकि इसको ब्लड प्रेशर हो गया है और रीनल फंक्शन नॉर्मल है तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको सवाल समझा दिया। आपने अगर अपने जो पहले जवाब लिखा था उसको करना है तो कर लें, अगर किसी ने जवाब बोलना है तो बोल दें। फर्स्ट वन वाज करेक्ट कि द फाइंडिंग ऑफ प्रोटीनिया 6 months आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रांगली अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आपका जवाब है, ठीक, एग्री। आपका जवाब क्या है? सी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और कोई? ए, आपका भी ए है। डी, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी पेशेंट इज सीन, ठीक है। और कोई सवाल? सारी होंगी, चलो ठीक है। अच्छा देखिए, आई एम हैप्पी टॉकिंग टू यू बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग स्लाइड लाइक प्रेजेंटेशन लाइक दिस। एंड आई सेड 2 things. My talk would be about how to investigate, and my talk would be about the changing concepts. I would not say that any one of you is wrong, but I'll try to prove from this slide how some of the concepts are changing. This was the slide, I think it was in 1982. They made this natural course of the disease in type 1 diabetics. टाइप 1 डायबिटिक्स को में नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ बनाना इसलिए आसान है कि उनमें आपको पता होता है कि डायबिटीज़ कब हुई, वो होंगे। टाइप 2 में आपको पता नहीं होता। हमारे जो हम डॉक्टर समर शेरा साहब कहते थे कि जो जितना भी बताया आपको है उसमें 2 साल 3 साल ऐड कर लेंगे, उसको वो टाइम गुजरा। पर मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको पहली बार पढ़े लिखे सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एग्जेक्टिव्स, हाई पोजीशंस पे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब डायबिटीज़ तो है ही नहीं, मेरा तो हर साल एनुअल एग्जामिनेशन होता है, मेरा तो डायबिटीज़ है ही नहीं। उनकी हमने किडनी बायोप्सी की जस्ट टू सी क्लासिक डायबिटिक चेंजेस। तो मिस होती हैं हमारी चीज़ें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, हमने ये अगर GFR को राइट लें तो मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, दिस इज 0 years, दिस इज 20 years, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस दे हैव हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, the GFR is high, and they say that basically this is the reason glomerular hyperfiltration होती है, उसकी वजह से उसमें सारी चेंजेस जो आ रही होती हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरफिल्ट्रेशन की वजह से सारी चीज, दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्ट। फिर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड द फर्स्ट थिंग इज माइक्रोअल्बुमिनुरिया व्हिच यू यूज्ड टू से लेस देन 30। इनिशियली इट मे बी इंटरमिटेंट एंड देन बिकम्स persistent. When proteinuria increases, at the same time GFR also starts decreasing, and this would take about 10 years, and in another 10 years he would be on dialysis somewhere here, and at that time proteinuria would decrease or become static. Once he is in renal failure, he'll be angiogenic and all that. Blood pressure, they say, precedes, I repeat, the onset of decline in renal function. So जो उस सवाल में था उसने कहा कि रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड नहीं है इसलिए वो होगा, तो वो जवाब गलत है, वो उससे पहले होता है। सो दिस वाज द क्लासिक टीचिंग, राइट? एंड अगेन दिस ग्राफ शोज यू दैट एज द proteinuria increases, you see less than 1, 1 to 2, the GFR
would be in the same group, the more people would be, the higher the proteinuria, the more deranged would the kidney function. So these are the misconceptions which I want to share with you today. From the last couple of years, previously we used to say diabetic nephropathy once starts has a unidirectional downward course. एल्ब्यूमिन हो गया, माइक्रोब्यूमिन को शायद आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मगर प्रोटीन यूरिया जब हो गया तो उसने नीचे ही जाना है, उसने बढ़ना ही है, नो मैटर व्हाट यू डू. एंड वंस रीनल फंक्शन आर इम्पेयर्ड, ही विल ओनली गो वन वे, डाउनहिल, टिल ही एंड्स अप ऑन डायलिसिस. सिर्फ एक बात उसमें फ़र्क थी, वो ये थी कि प्रोटीन यूरिया जो है it is predictor of renal failure and is also predictor of cardiovascular disease. And the chances of somebody who has proteinuria, his chances of dying on dialysis are less than his chances of dying a cardiovascular death. Okay? So we have to take care of proteinuria not only because of your kidneys, but more importantly because of your heart. So it's not a unidirectional course. And the other thing I mentioned, I've already mentioned this, that decrease in GFR can occur without albuminuria, and we call it non-albuminuric diabetic kidney disease. Now we say, previously we used to say that albuminuria is a more important predictor of diabetic nephropathy and eventual outcome. It is still a predictor, but now we say that a rapid decline in GFR is of more prognostic importance. And albuminuria, there are studies to show that albuminuria can regress even once it's very high. Even if it's in the nephrotic range, albuminuria can regress. Maybe from the last 20 years or more than 20 years, the use of ACE and ARBs have modified the course of the natural course of the disease. The other question was retinopathy. There was a question about retinopathy. And previously used to think that if the person has no retinopathy, that it means because the changes, the same pathophysiological mechanism in the kidneys and in the eyes. So if the eyes are okay, the kidneys would be okay. So that is no more correct. The first thing is fundoscopic examination is not enough. It should be a 7-field fundus photograph to eliminate the presence of retinopathy. And because if it's there and if we are thinking of something other than diabetic kidney disease, then that person needs a kidney biopsy. Type 2 can be more challenging, and we say now that up to 60 to 65% patients with diabetic nephropathy may have a normal fundus. So just a normal fundus does not exclude. So there are probably 2 or 3 messages I have given. Albuminuria, one can have diabetic nephropathy without albuminuria. Albuminuria can regress. You can have diabetic kidney disease without having diabetic retinopathy. ये क्या हुआ? Something went wrong. ये बिजली गई थी क्या? लाइट गई थी क्या? बोला चले मैं ख्याल में तो इन्होंने अच्छा किया हुआ कि वो एक ही सब हो गया आगे तो ख़त्म, ये ख़त्म हो गया रहने छोड़ दें, हो गया दोबारा वही तो नहीं है ये आगे नीचे लेके नीचे इससे अगली वाली इससे आगे चले गए थे अगली तक नहीं होनी चाहिए आगे AKUH जी इसी से चलाना है उसको जी नीचे लिखिए नीचे और आपने क्वेश्चन आउट कर दिया तो इसके नीचे नीचे हाँ कर दे बस फुल स्क्रीन कर दे
So the correct answer, I'm sure you all know by now, is that the most likely diagnosis is diabetic nephropathy, right? So you were all right, but that was अच्छा ठीक है. Yeah, asking me to be a bit fast, which is very difficult for me anyway. I'll try. चलें ठीक है. मैंने कहा आप लोगों ने मुझे 1 घंटे बाद दिया ना. ओके. मेरे ख्याल में क्वेश्चंस आपको सारे करा देता हूँ. जो theoretical discussion है वो है, क्योंकि I think the questions are more mentally challenging, and I think your take home message is more, you get more from the questions by challenging your mind rather than other things. A 48 years old, obese African American woman with type 2 diabetes present in your office for follow-up. She is presently using metformin, lisinopril. Blood pressure is 129/74. Physical examination unremarkable. Serum potassium 4.7. Serum creatinine is 0.9. Albumin to creatinine ratio is 400, which is high. HbA1c is high, 9.1. It takes time to, I don't know. ये तो कुछ slide कुछ. It takes time for the slide to move. The question is, based on the evidence, what would your goal HbA1c would be? As close to 6%, around 7%, 8 to 9%. There is no relationship between HbA1c and microvascular outcome. Commit करे, कोई commit करे सब. Sorry? नहीं ए भी नहीं, एक हर आदमी एक कमेंट करे, दो नहीं. नहीं हम अभी बताएंगे आपको. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सॉरी बी है. कंसेंसस बी है. सो आई थिंक हम उसको जल्दी जा सकते हैं कि आपको सबको सही जवाब मालूम है. अच्छा, अब मैं इन स्टडीज़ में जाऊँगा नहीं. मैंने बनाया था ये 2 ट्रायल्स जो थी टाइप 1 डायबिटिक्स में, बड़ी मशहूर ट्रायल्स हैं. इन्होंने कहा कि जब HbA1c आप 7 पर रखते हैं तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, आई, किडनी सब बेहतर होती हैं. फिर ये स्टडीज़ हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की. इन्होंने कहा थोड़ा वेरिएबल रिजल्ट था, मगर अगर सारी स्टडीज़ को देखा जाए तो कंसेंसस यही था कि किसी हद तक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं. 7 से जब ज़्यादा कम किया गया तो हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स बढ़ गए. तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप, अब ये समरी ऑफ स्टडीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है. विल स्किप दिस. आंसर ये आ गया आपके पास. अच्छा, अब 2-3 बातें सिर्फ डायबिटिक के मैनेजमेंट के बारे में करूँगा. पहली बात तो ये है कि when a person with diabetes comes to you with repeated episodes of hypoglycemia and you cannot find a reason for that. By reason I mean that he has not increased his insulin recently, he has not changed his medication, increased his medication, or by history you know that he has not missed his meal. So there must be another cause of hypoglycemia. खाना वही खा रहा है, इंसुलिन वही लगा रहा है या गोली वही खा रहा है, फिर क्यों शुगर हो रही है? And the number 1 cause would be kidney. And why kidney? Yes, part of insulin, like 20-30% of insulin is catabolized. So the basal insulin levels increase and then that's why. So पहली चीज़ ये होगी. और जो दवाइयाँ हम दिखा देंगे, दवाइयों में से 2 दवाइयों के बारे में बात करूँगा. टाइम की वजह से मैं बाकी को कर दूँगा, स्किप कर जाऊँगा. दवाइयों के बारे में हमने सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है और एक्टिव मेटाबोलाइट्स कितने हैं. अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, एक्टिव मेटाबोलाइट ज़्यादा है, तो उस शख्स को रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया होता रहेगा. आपने हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करके घर भेज दिया, वो 2 दिन तक 3 दिन तक हाइपोग्लाइसीमिया में होता रहेगा उसको रिकरेंट. आज दवाइयों के बारे में बात करूंगा मैं तो मेटफॉर्मिन के बारे में बात करूंगा. एक नया ग्रुप जो है उसके बारे में बात करूंगा. बाकी यही है कि फर्स्ट स्टाइल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का है. उसके बाद आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं रीनल फेलियर के पेशेंट्स को. मैं आगे बात करता हूँ. उसके बाद जो हमारी ये नए ग्रुप आया है, उसके बाद ये दवाइयाँ हैं, इनकी चॉइस आपको बता दी. कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ. मेटफॉर्मिन स्टेज 1, 2 और 3 में दे सकते हैं. सल्फोनाइल यूरिया आप दे सकते हैं, मगर इनमें अगर आपको देनी है स्टेज 1, 2, 3 में तो आप शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोई चूज़ करें ताकि हाइपो ना हो. पायोग्लिटाजोन्स जो हैं वो दे सकते हैं, मगर वो फ्लड रिटेंशन करती हैं. हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अदरवाइज नेफ्रोटिक भी हो सकते हैं. उनमें फ्लड रिटेन किया होता है तो उसको अवॉइड करनी चाहिए अगर फ्लड मैनेजमेंट मसला हो. बाकी आप ये DPP-4 इनहिबिटर्स दे सकते हैं, इंसुलिन आप दे सकते हैं.
ये एक एल्गोरिथम है मेटफॉर्मिन के यूज़ का। अगर क्लियरेंस 30 से ज़्यादा है तो आप मेटफॉर्मिन देते रहें, अगर 30 से कम है तो मत दें। और उसमें भी आप देख लीजिए कि उसको आपको रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना है। दूसरी चीज़ जो है कि लॉन्ग टर्म जो मेटफॉर्मिन में रहते हैं उनमें B12 डिफिशिएंसी होती है। अगर 4 साल से ज़्यादा कोई ले रहा है तो उनको आप या रिप्लेसमेंट दें या टेस्ट करके देखें, उसको मॉनिटर करना होगा। मगर आप यू कैन कंटिन्यू इट if you have started it when the clearance was high and during treatment the clearance has gone down, you can still continue it if you are monitoring it. The reason why we were so scared at one point of time and we were avoiding glucophage was that the incidence of lactic acidosis is there with glucophage and is higher when somebody has impaired renal function. ये इंसिडेंस का है, इसमें ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस लिखा हुआ है। इनकी लाइफ के बारे में है कि जो GFR कम हो तो आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उसके हिसाब से। Canagliflozin, this is a very important study which was published in April last year. This is important because ये SGLT2 ग्रुप जो है अभी रिसेंटली आया है। This study has convincingly shown that it decreases अच्छा खैर इससे पहले स्टडी का बता दूँ थोड़ा सा आपको। इस जी हाँ, ये स्टडी का बता दूँ, एक विजुअल इसका एब्स्ट्रैक्ट है। 4,401 पेशेंट्स थे, 63 एज ग्रुप थी, अनकंट्रोल थे, सबको एल्ब्यूमिन यूरिया था, GFR सबका 56 से ज़्यादा था। इसने कंक्लूसिवली शो किया कि कैनाग्लिफोजोन जो है 2.62 ईयर्स मॉनिटरिंग हुई थी। इसमें रीनल फेलियर और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स दोनों ट्रीटमेंट ग्रुप में कम हुए थे। 34 कंट्रीज 169 सेंटर्स की ये स्टडी है। तो आई थिंक दिस इज़ मेजर ब्रेक थ्रू स्टडी इन द लास्ट 15-20 ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास ACE इनहिबिटर्स ARBs के बाद कोई और ड्रग आई है जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी को और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को कम कर सकती है। केस 3, 52 years old white man with type 2 diabetes complicated by retinopathy, neuropathy and stage 3, eyes भी हैं, nerves भी हैं, सारी microvascular complications हैं। He is being treated with lisinopril 40 milligrams a day, blood pressure is high, 150/90, rest of the examination unremarkable, potassium is okay, creatinine is a bit high, protein urea है, HbA1c high है। सवाल है although lower BP decreases cardiovascular events, it has no impact on cleaning meaningful renal outcome. BP should be less than 140/90. BP should be as low as tolerated, but not low than 110/70. It depends upon the patient age, with a goal of more than 150/90 in patients who are more than 65. क्या सिंपल सा सवाल ये है, एक डायबिटिक विद माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर, व्हाट टारगेट विल यू चूज फॉर हिम? So again you are right. Majority is right. ये इसका जो ब्रीफली मैं बता दूं आपको, JNC 8 की गाइडलाइंस भी यही है कि डोकी हमारी दो तीन बॉडीज़ हैं, एक केडोकी है, एक केडिगो है। इससे है किडनी डिजीज़ आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव, केडोकी से बनता ही अमेरिकन है, एक केडिगो है, किडनी डिजीज़ इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम, उसकी मैं कुछ रेफर करूँगा। इनका यही है कि 140 साइंटिस्ट है, इससे नीचे फ़ायदा नहीं, J शेप कर्व होता है। अगर आगे बात होगी तो डॉक्टर साहब से आप डिस्कस कर लीजिएगा अपनी उस प्रेजेंटेशन में। केस 4, लास्ट केस है ये। 45 years old male presents for evaluation in the nephrology clinic. He has well controlled diabetes for 7 years, type 2 diabetes for 7 years. He also reports well controlled hypertension for 5 years. Blood pressure is this much. He has, अब ये आगे सुन लें, important. He has lower extremity edema 1+ up to mid-shin. Findings are otherwise unremarkable. He is on a diuretic, thiazide, 25 mg OD, metformin 1 gram BD. His potassium is 4.1, creatinine is 1.3. His albumin to creatinine ratio is high. HbA1c is okay. Question: what should be added to his regime to slow the progression of diabetic nephropathy? An ARB with the goal of decreasing protein urea. His blood pressure is well controlled, so continue the same. Switch chlorthalidone to furosemide given his elevated creatinine. Add both ARBs and ACE with the goal of decreasing protein urea less than 300.
सोच लीजिएगा पहले बोलने से पहले। सॉरी, ए आपने कहा, किसने कहा ए? हाउ मेनी ए? हाउ मेनी ए? हाउ मेनी ए? एंड हाउ मेनी डी? डी नहीं, नोबडी। सही है, आई थिंक इट्स करेक्ट। ये फिर मैं इसको स्किप करूंगा। ये जो सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें प्लेसबो के साथ ARBs को किया गया है, उसमें मुख्तलिफ डोजेज ARBs को किया गया है, उसमें आखिरी में इरबिसाटन को एम्लोडोपिन के साथ किया गया है। ये सारी स्टडीज़ का खुलासा ये है कि ARBs और ACE फ़ायदा पहुँचाती हैं। अच्छा, अब जो इसमें एक चीज़ है ना, what I see is patients getting both. Both should not be given because they increase the side effect profile. Both should not be given. But I do see both of them written in a single prescription. Number one. Number two, which one you should give? इन्होंने तो ARB शुरू किया था ना, हमें ARB देना चाहिए या ACE देना चाहिए? अच्छा, इसमें सिंपल सा जवाब ये है कि कुछ आपको डेटा मिल जाएगा कि ACE का, कुछ कहेंगे कि ARBs का। ACE हमारे पास पुरानी है, ARBs हमारे बाद में आई हैं, उसके बाद आई हैं, मगर जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती। ACE में भी और ARBs में भी बिटवीन ARBs में अगर आप देखें तो बहुत सी स्टडीज़ होंगी, कोई कहेगा X बेटर है, कोई कहेगा Y बेटर है, कोई कहेगा Z बेटर है, मगर जो गाइडलाइंस हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करती। वो कहती हैं कि आइदर ACE और ARB। अच्छा, इसमें खैर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें अगर किसी को नॉर्मल रीनल फंक्शन है, एक्सक्यूज मी, योर अटेंशन प्लीज, इफ समबडी हैज नॉर्मल रीनल फंक्शन, डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट, इफ समबडी हैज नॉर्मल रीनल फंक्शन एंड ओनली albuminuria, would you give it or not give it? You will give it. हाँ, आखिरी चीज, every day I see patients who have been started on ACE or an ARB, and then neither the kidney function has been monitored nor the potassium is monitored, and they come to see us with grossly deranged renal function. This is something you make sure. You make sure that the patient is going to come to you. आपको मालूम है कि ये 100 मील 200 किलोमीटर दूर से आया, पहली बार आया है, शायद दोबारा नहीं आएगा, तो बेहतर ये है कि उसको समझा दें, पूछ लें, तुम दिखा दोगे, करा लोगे तो मैं तुम्हें लिखता हूँ दवा, ना नहीं लिख के दूंगा। Yes. Hyperkalemia we see every day. I have seen potassium of 8.4, I have seen potassium of 9 with everything. We have seen patients having CPRs, I have seen patients having pacemakers just because of this problem. अच्छा हाँ, दूसरी एक और बात थी इसमें जो नंबर 2 पे लिखी हुई है, मैं मुझे कुछ जल्दी हो गया, I think I'm missing something. दूसरी बात ये हो गई है कि when you start an ACE and ARB, the creatinine may go up. And the guidelines is that if the increase is less than 30% of the baseline, if it was 2, 30% हो जाएगी, 1 तो 1.3 हो जाए, 2 to 2.6 हो जाए, तो you continue with it because the benefit is more than the slight increase in creatinine. And try to manage the hyperkalemia with diet rather than stopping the drug. And हाँ, women should be advised contraception. अगर उन्होंने प्रेगनेंसी करनी है तो पहले दवाई बंद करें, उसके बाद फिर वो होगा। हाइपरक्लीमिया, हाइपोटेंशन अगर रिफ्रैक्टरी होती है या हाइपरक्लीमिया रिफ्रैक्टरी होता है तो फिर वो दें, और ये हमने एक ड्रग देंगे, इसकी बात हम कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है। वी सी पेशेंट्स एवरी डे and they have been given wrong information. They are given wrong information about what to take and what not to take. I know one patient who was taking nothing but Loki for 10 years just because as a part of management of a kidney. And that's true. एक अन्य किस्म बोलता नहीं है. She took it for years and years and years. कोई सब्जी नहीं खाई और दूसरी, कोई गोश्त नहीं खाया, कोई प्रोटीन नहीं खाया। क्यों? कि गोश्त खाओगे, प्रोटीन खाओगे तो। This is a misconception. I think this should be cleared. हर एक को बता देना चाहिए, कहना चाहिए वी नीड प्रोटीन्स। अगर बच्चा आपके पास डायबिटिक आ जाएगा 10 साल का, क्या आप उसकी हर चीज़ शुगर बंद कर देंगे? आपका सारा स्टार्च बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। प्रोटीन नहीं करेंगे। 0.8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट किसी को भी आप दे सकते हैं। नॉर्मल अमेरिकन डाइट में 1.2 1.4 ग्राम प्रोटीन पर डे होता है, और
कैन एनीबडी इन दिस रूम टेल मी हाउ मच प्रोटीन वुड बी 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट? 60 किलोग्राम किसी का है तो 40-42 ग्राम प्रोटीन बनेगा दिन का। ये इसको इक्वेट करें इन द साइज ऑफ पीस ऑफ चिकन और फिश, कितना बनेगा? एक बोटी बनेगी। चिकन लेग कहते हैं, चिकन लेग है ना, एक चिकन लेग बनेगा। तो चिकन लेग इज़ नॉट बिग थिंग। हम 0.8 दे रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हम लोग नॉर्मल एक ज़माने में मुझे बहुत पहले शौक हुआ कि मैं सबका यूरिनरी यूरिया एक्सक्रीशन कराता था जस्ट टू मेक आउट कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में कितना खाया। आप यकीन करें जो वेल ऑफ लोग थे उनमें भी शायद 2-4 का किसी का निकला होगा, वरना किसी का भी नहीं निकला। अपना मैंने नहीं किया कभी, मगर किसी का नहीं निकला। मैंने स्टॉप डूइंग इट कि हम खाते ही नहीं इतना प्रोटीन जितना कि हमारा यूरिया एक्सक्रीशन बढ़े। तो इसलिए हाँ, आप वाइट मीट कह सकते हैं, आप एग कह सकते हैं, मगर आप वो ना करें। डायलिसिस के पेशेंट को भी 1.2 क्योंकि कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है उसमें। सोडियम रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन 2 ग्राम्स और 5 ग्राम्स, 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। और आखिर में मेरे ख्याल में स्मोकिंग के बारे में बात है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग में बाकी सारे मसाइल हैं, उसमें रीनल डिजीज़ भी तेज़ी से बढ़ती है। और फिजिकल एक्टिविटी 150 मिनट्स पर वीक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट, शुड बी रिकमेंडेड। बहुत से डायलिसिस सेंटर्स ऐसे बने हुए हैं जो कि पेशेंट को डायलिसिस से पहले एक्सरसाइज कराते हैं। उन्हें जिम बनाया हुआ है, ट्रेडमिल रखी हुई है, सब कुछ कराया हुआ है, एक्सरसाइज कराते हैं उनको, उनकी वेलबींग के लिए ज़रूरी है। अब हमने बहुत सारी बातें नहीं की, हमने रीनल फेलियर को डिस्कस नहीं किया, हमने बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक इन 40-45 मिनट में सब कुछ हो नहीं सकता था। और आई थिंक आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मेरे जहन में वो ये थी कि हाउ टू यूज़ द इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली, हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देम एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एट योर लेवल। ठीक, थैंक यू वेरी मच।